नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे किसकी, मॉडर्न हिस्ट्री की। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज से हमारा जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो है वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के वायसराय। सबसे पहले हमने क्या देखा था, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों वायसराय ऑफ इंडिया जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है प्यारे दोस्तों टाइम टू टाइम वही पोस्ट होते थे, लेकिन अपडेट होते थे। लेकिन वो भी हम जो लास्ट पढ़े थे कौन सा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक जो है कंपनी का ही शासन चला और उसी में वो बदलाव होता था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ था, है ना, रिवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की जैसे ही क्रांति हुई, उसके बाद जो है इंडिया पर, भारत पर क्राउन शासन लागू हो गया, है ना। पहले क्या होता था, कंपनी का शासन चलता था, लेकिन कंपनी का शासन बंद होकर के किसका शासन चलने लगा, ब्रिटिश की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो राजा थे, उनके द्वारा ही डायरेक्ट शासन यहाँ पर चलने लगा। क्योंकि जो है कंपनी के द्वारा कुछ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, है ना, मतलब प्रशासन व्यवस्था सही से नहीं चला पा रही थी। तो बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे, व्यापार से लेकर और बहुत सारी चीजें। तो वो चीजें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हम संविधान सभा का जो है किस तरह से उसका इतिहास जब पढ़ रहे थे, संविधान सभा का कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, उस समय सारी चीजें हम डिस्कस किए थे कि कौन कौन सा एक्ट कब कब आया था, है ना, भारत शासन अधिनियम, चार्टर्ड एक्ट, ये सारी चीजें जो है कब कब आए थे। इन सारी चीजों के बारे में जो है हम डिस्कस जानकारी किए थे। उसमें हमने देखा था कि कब कब जो है वायसराय लागू हो रहा था, कब कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सारी चीजें हम देखे थे। तो हम सिर्फ इसके अंडर में आने वाले जो अधिकारी हैं, जो शासन व्यवस्था चला रहे थे, उनके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो वायसराय ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है प्यार दोस्तों, ये कब से शुरू हुआ, जब भारत पर क्राउन शासन लागू हुआ तब से, है ना, जब से क्राउन रूल्स स्टार्ट हुआ तब से ये वायसराय ऑफ इंडिया का भी पोस्ट चलने लगा। इससे पहले तक क्या चल रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी हाँ, उसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फिर उससे पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वायसराय ऑफ इंडिया, और उसमें देखते हैं कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग, है ना। कौन, लॉर्ड कैनिंग जो है, यही वो आदमी है जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी बना, है ना। इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि he was the last governor general of India and first viceroy of India. So he was last governor of India and फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रथम वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल आप यहां लिख लीजिएगा, छूट गई है, जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट। तो इसका जो कार्यकाल है प्यार दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का, वो 1856 से शुरू होता है, सो 1862 ईस्वी तक चलता है। 1856 में ये क्या बना था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। और उसके बाद जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हुई, उसके बाद क्या लागू हुआ, कंपनी शासन छोड़ करके यहाँ पर क्राउन शासन लागू हुआ। तो वैसे ही इसका जो पोस्ट है वो बदल दिया गया, गवर्नर जनरल से किस में चेंज हो गया, फर्स्ट
वायसराय के रूप में जो है पोस्ट चेंज हो गया इसका। तो ये है इसकी फर्स्ट पॉइंट कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था एंड क्या था, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे 1856 की। किसकी? 1856 में क्या हुआ कि जो विडो रीमैरेज बिल रिप्रेजेंट किया गया था डलहौजी के द्वारा, जो डलहौजी ने पेश करके उसकी जो कार्यकाल थी वो समाप्त हो चुकी थी, है ना। तो वो जब पेश कर रखा था और जैसे ही ये लॉर्ड कैनिंग बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही 1856 में जो है विडो रीमैरेज एक्ट जो है वो पास हो गया, है ना। तो विडो रीमैरेज बिल पास्ड एंड बिकम विडो रीमैरेज एक्ट। 1856 में क्या हुआ कि विडो रीमैरेज बिल passed and became widow remarriage act। तो जैसे ये बिल पास हो गया तो वैसे ही ये क्या बन गया, एक कानून बन गया, है ना। और कानून बनने के साथ ये भारत में लागू कर दिया गया क्या, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको बोलते हैं विधवा। पहले क्या होता था इंडिया में कि जिसका पति मर जाए, जो विधवा होती थी, उसको दोबारा शादी करने की छूट नहीं होती थी। पहले तो ये था कि सती प्रथा होता था, जैसे ही हस्बैंड पति देव मर गया तो उसी की चिता में उसको भी क्या कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। वही होता था सती प्रथा, उसको रोका गया, है ना। उसको रोकने के बाद ये विधवा लोगों की क्या होती थी, शादी नहीं करने की अनुमति होती थी। तो इसको जो है अंग्रेजों ने क्या किया, एक बिल पेश करके जिसका नाम था विडो रीमैरेज एक्ट या फिर विडो रीमैरेज बिल पास हुआ। वैसे ही ये एक अधिनियम बन गया क्या, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ प्यारे दोस्तों, इस अधिनियम में कि कोई भी विधवा जो है इसको छूट मिल गई अपनी दूसरी शादी करने की। अगर पतिदेव का किसी तरह से देहांत हो गया तो वो दूसरी शादी कर सकती थी, उसके लिए उसको छूट मिला। तो ये कब आया था, 1856 में, 1856 में। ओके, अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट बात की कि 1857 में इसके समय में क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। 1857 में क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857। सीधा लिखिए, दो बार लिखने में अच्छा नहीं होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह जो इतिहास में बहुत फेमस है और जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग समय में ही डिस्कस कर लिया था कि 1857 का विद्रोह जो है कैसे हुआ, इसका परिणाम क्या था, क्या क्या कारण था, है ना। सारे चीज़ों के बारे में हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लें। तो ये है रिवोल्ट ऑफ 1857 कब हुआ था, यही लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी एक सेटिंग मेरी
तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसके समय में हुआ। चलिए अब नेक्स्ट बात करें तो और क्या हुआ था प्यार दोस्तों कि 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का फाउंडेशन हुआ था या फिर बनाया गया था। फाउंडेड थ्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो हमने पढ़ा था डलहौजी के समय में कि उसके समय में 64 में क्या आया था, 1864 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था और उसी डिस्पैच के तहत जो है 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लेकिन वो हम सिर्फ डलहौजी के टाइम में पढ़े थे कि हुई थी, लेकिन जो स्थापना हुई थी वो कैनिंग के समय में हुई थी, है ना। और कब, 1857 ईस्वी में ही। फाउंडेड 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो था कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी, फिर जो है प्यार दोस्तों वो था आपका मद्रास यूनिवर्सिटी। ओके, इन 1857 ईस्वी में ही ये सारी चीजें हुई थी। तब यार दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं कि और इसके साथ क्या हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858 ईस्वी में आया था, इसी के समय में। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी तो बोलिएगा और आप साथ ही साथ नोट जरूर करते जाइए। तो हम बात करेंगे अब क्राउन रूल आया था कब, 1858 में। 1858 की बात करेंगे। 57 में तो विद्रोह हुआ। 1858 में आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम, है ना, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आया 1858 में। और इसके बाद से ही क्या शुरू हो गया, क्राउन रूल शुरू हो गया, है ना। तो इसके बाद से ही इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद 1858 में क्या हो गया था, कंपनी वाज क्लोज्ड बाय द एक्ट, है ना। कंपनी वाज क्लोज्ड बाय दैट एक्ट एंड British Crown rule was started। तो इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया कब, भारत शासन अधिनियम कब आया, 1858 में। और इसी एक्ट के तहत जो है कंपनी जो था उसको बंद कर दिया गया। कौन सी कंपनी की बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना।
जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासक शासन जो है यहाँ पर चालू हो गया, है ना। ब्रिटिश का जो राजा महाराजा वाला जो शासन चलता था वही यहाँ पर भी शुरू हो गया 1857 के क्रांति के बाद। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम कि विक्टोरिया डिक्लेयर्ड इम्प्रेस ऑफ इंडिया, है ना। इसी के बाद जो है विक्टोरिया जो थी, विक्टोरिया इसको क्या घोषित किया गया, भारत की साम्राज्ञी, है ना। विक्टोरिया डिक्लेयर्ड इम्प्रेस मतलब कि होता है सम्राट का सम्राटी, नहीं सम्राज्ञी, है ना। जैसे सम्राट होता है वैसे ही फीमेल को सम्राज्ञी बोलते हैं। तो ये बनती है इम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो विक्टोरिया को घोषित किया जाता है भारत की महारानी बोलिए या फिर सम्राज्ञी बोलिए, इसी अधिनियम के बाद, क्राउन शासन लागू होने के बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है इसके बाद कि इन हिज टाइम फर्स्ट इंडियन बजट वाज बिकम, है ना। इसके शासन काल में ही क्या आया था, फर्स्ट इंडियन बजट, फर्स्ट इंडियन बजट। पहली बार भारतीय बजट जो है पेश किया गया। और हम कल ही पढ़ रहे थे किसमें, पॉलिटी में, कि किसके द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया था। तो पहली बार जो है बजट प्यारे दोस्तों किसके द्वारा पेश किया गया था, विलियम जेम्स विलियम, है ना, उसके द्वारा किया गया था। तो पहली बार बजट पेश किया गया यही लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, कार्यकाल में, किसके द्वारा, बाय जेम्स विलियम, जेम्स विलियम। तो जेम्स विलियम के द्वारा जो है, सॉरी जेम्स विल्सन होगा, है ना। तो जेम्स विल्सन के द्वारा जो है क्या किया गया था, पहली बार बजट पेश किया गया था हमारे इंडिया में, है ना। इसीलिए जेम्स विल्सन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन बजट, है ना। जेम्स विल्सन को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन बजट, भारतीय बजट का पिता। उसके बाद 1861 में जो है, 1861 इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा क्या, आईपीसी, इंडियन पाइनल कोड। 1861 में ही क्या आया, आईपीसी आया, है ना। इंडियन पैनल कोड इसका फुल फॉर्म होता है, इंडियन पैनल कोड। पैनल सही है स्पेलिंग, पैनल कोड आप देख लीजिएगा। तो आईपीसी जो धारा चलती है भारत में वो कब आया, 1861 में। आप इसको लिख सकते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये जो है आया, है ना, कब, 1861 को, 1861 को। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आई होप आप साथ ही साथ नोट जरूर करते जा रहे होंगे।
चलिए इसके आगे की बात देखते हैं कि और इसके साथ क्या क्या चीजें हुई। तो इंडियन पैनल कोड 1861 में आने के बाद 1861 में ही आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 में क्या आया? इंडियन काउंसिल एक्ट बिकम इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, कौन सा एक्ट आया? भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम आया, है ना? कब? 1861 में ही आया। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों 1861 के बाद जो है 1861 में और एक चीज आया था, बिकम इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, है ना? 1861 में ही क्या आया? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, है ना? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है आया 1861 में ही। उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों 1862 में देयर वेर फाउंडेड 3 हाई कोर्ट इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, है ना? 1862 में क्या हुआ? फाउंडेड 3 हाई कोर्ट इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो 1862 में इसी अधिनियम के तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ? कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। तो 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना किया गया, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तो इस तरह से आप साथ ही साथ जो है जरूर लिखते जाए प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो है 1862 में तो इनका स्थापना हो गया हाई कोर्ट का। उसके बाद एज पर पोर्टफोलियो कमीशन ही डिड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, है ना? एज पर पोर्टफोलियो कमीशन। तो पोर्टफोलियो कमीशन के तहत जो है क्या किया गया था? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। विभागों का वर्गीकरण किया गया था, है ना? भारत में जो भी विभाग थे उसका क्या किया गया था? वर्गीकरण किया गया था। किसके तहत? पोर्टफोलियो कमीशन के तहत, है ना? पोर्टफोलियो कमीशन के तहत भारत में विभागों का, है ना, क्या किया गया था? भारत का विभागीकरण किया गया था, मतलब कि अलग अलग विभाग में इसको वर्गीकरण किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, है ना? भारतीय विभागों का विभागीकरण या फिर क्या कह सकते हैं वर्गीकरण किया गया था, है ना?
जैसे कि रेल डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, है ना, और रोड डिपार्टमेंट अलग होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग होगा। तो पहले इस तरह का जो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण नहीं होता था, लेकिन पोर्टफोलियो कमीशन के तहत जो है, जो प्रथम वायसराय था हमारा लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, भारतीयों का जो डिपार्टमेंट था उसको वर्गीकरण या फिर कहें क्लासिफिकेशन करने का काम किया गया, है ना, वर्गों में। तो ये था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किए हुए कुछ कार्य, कुछ घटनाएं। इसीलिए जो है ये जो डिपार्टमेंट का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन, इसके वजह से कैनिंग को क्या बोला जाता है, कैनिंग कॉल्ड फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। कैनिंग कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, है ना। तो भारत के विभागीकरण का जो पिता है वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। किसको, लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग वाज कॉल्ड या फिर इज कॉल्ड फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, है ना। तो भारत के विभागीकरण का जो है पिता, वो किसे कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। आई होप आप हिंदी में भी साथ ही साथ नोट करते चलिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि हिंदी में तो सभी को लिखने में होते हैं समर्थ, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ी इंग्लिश लिखते जाता हूं और हिंदी में आप कोशिश करें खुद से लिखने की। अब बात करेंगे इसके बाद बनने वाले वायसराय की, है ना। अब ये लॉर्ड कैनिंग का जो है शासनकाल में इतना ही कुछ पढ़ना होता है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम फिलहाल इसे इरेज कर रहे हैं और बात करेंगे इसके बाद बनने वाले जो भी क्या थे, वायसराय। तो इसके बाद जो बने वायसराय के रूप में आए वे थे सेकंड नंबर पर, जो मात्र 1 साल के लिए ही आया था, वो था लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, है ना। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट जो है वो 1862 से 1863 तक, है ना, मात्र 1 ईयर के लिए क्या रहा, भारत का वायसराय रहा, है ना, सिर्फ 1 साल के लिए। इसके बाद कोई और बना होगा, उसको देखते हैं। इसके 1 साल के दौरान जो है कुछ भी काम नहीं हुआ था वैसे खास, सिर्फ आप इसकी मृत्यु याद रख सकते हैं कि 1863 ईस्वी में ही डाइड इन शिमला, है ना। 1863 ईस्वी में शिमला में मृत्यु, है ना, शिमला में क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गया था लॉर्ड एल्गिन का। इसके बाद जो है प्यार दोस्तों 3rd नंबर में जो वायसराय आता है ना, वो था जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, है ना। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो है
ये बना था 1864 में से 1869 तक। लॉर्ड जॉन लॉरेंस। तो जो लॉर्ड जॉन लॉरेंस है प्यार दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है ना? इसको कहा जाता है भारत का रक्षक, है ना? इसको भारत का रक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल्ली पर अधिकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि दिल्ली पर अधिकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इसको भारत का रक्षक कहा जाता है। और 1865 ईस्वी में अटैक ऑफ भूटान ऑन ब्रिटिश एम्पायर, 1865 में क्या हुआ था? अटैक ऑफ भूटान ऑन ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य पर भूटान का आक्रमण, है ना? तो भूटान का आक्रमण कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 1865 ईस्वी में भूटान जो है ब्रिटिश पर आक्रमण कर दिया था, है ना? भूटान अटैक्ड ऑन ब्रिटिश एम्पायर इन 1865। ये लॉर्ड जो है जॉन लॉरेंस, इसके बारे में भी इतना ही कुछ पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अब हम जो है इसके बाद जो बना है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके बाद जो बना था वो कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो तो इसके बाद जो 4th नंबर पे बना प्यार दोस्तों वो था लॉर्ड मेयो, है ना? मेयो, लॉर्ड मेयो। ये 1869 में बना वाइसराय, 1869 में, और रहा कब तक? 1872 तक। इसकी कार्यकाल कितने से कितनी है? 1869 से 1872। 1869 में बना और 69 में बना और 72 तक वाइसराय के पद पर रहा। तो इसके बारे में देखते हैं कि ही काउंटेड फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया इन 1872। ही कंडक्टेड फर्स्ट सेंसस, इसने भारत की प्रथम जनगणना करवाई, है ना? कब? 1872 में। तो 1872 में इसने क्या करवाया था? कंडक्टेड फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया बाय लॉर्ड मेयो, है ना? बाय लॉर्ड मेयो भारत की प्रथम जनगणना कराई गई। भारत की प्रथम जनगणना कराई गई, है ना? तो भारत की प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? 1872 में, है ना? लेकिन 1872 में जो किया गया था ये रेगुलेटेड जनगणना नहीं था। अभी रेगुलेटेड चलता है जो हर 10 साल में एक बार होता है। जैसे कि लास्ट टाइम 2011 में हुआ था और अब की बार होना था 2021 में, बट दिस
कोरोना इफेक्ट ये अभी तक पेंडिंग में है ना। तो फर्स्ट टाइम जो है सेंसस मतलब कि जनगणना कराया गया था 1872 में, किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और ही फाउंडेड मेयो कॉलेज इन अजमेर। इसने क्या किया था? ही फाउंडेड मेयो कॉलेज इन अजमेर। अजमेर में मेयो महाविद्यालय की स्थापना किया। कौन? यही लॉर्ड मेयो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि ही फाउंडेड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, है ना। इसने कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की। फाउंडेड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। ओके, तो इसमें क्या किया? किसकी स्थापना की? एग्रीकल्चर और कॉमर्स डिपार्टमेंट की स्थापना किया। कौन? यही लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो वाज ओनली वायसराय हु वाज किल्ड इन पोर्ट ब्लेयर, है ना, बाय शेर अली अफरीदी, है ना। ओनली वायसराय, ओनली वायसराय हु किल्ड इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बाय शेर अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी, है ना। तो ये जो शेर अली अफरीदी था ये एक अफगानी था, है ना, अफगानी। तो इसी अफगानी के द्वारा जो है एकलौता भारत का वायसराय जिसकी मृत्यु कर दी गई या फिर हत्या कर दी गई, कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में हत्या किए जाने वाला ये प्रथम भारतीय वायसराय था जो शेर अली अफरीदी के द्वारा हत्या की गई थी, है ना। और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार, है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है ये प्रेजेंट उपस्थित है। तो यहाँ तक आपको आई होप बातें अच्छे से समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वायसराय की, जो होने वाला है कौन? लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। लॉर्ड नॉर्थ
ब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है 1872 में बना, 1856 तक रहा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के बारे में देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीजें हुई। तो 1874 में, जो आप जानते होंगे, बहुत बार पढ़े भी होंगे, कि 1874 में क्या हुआ था, बिहार एवं बंगाल में, बिहार एंड बंगाल, ये जो बिहार एंड बंगाल है, यहाँ पर क्या आया था, भयंकर एकदम भीषण अकाल पड़ा था, है ना। भीषण अकाल पड़ा था। तो इसके बाद इस अकाल को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार को वर्मा से चावल मंगवाने पड़े थे, है ना। तो इस अकाल को क्या नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए वर्मा से चावल मंगाए गए थे। कहां से, वर्मा से चावल मंगाए गए थे। ओके, तो इतना भीषण अकाल आया था, इतना भूखमरी बढ़ गया था चारों तरफ, कहां पर, बिहार और बंगाल में, कि ब्रिटिश सरकार को इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए वर्मा से क्या मंगाया गया था, चावल मंगाया गया था, है ना, जिससे इस अकाल में कुछ नियंत्रित या फिर नियंत्रण स्थापित कर सके ब्रिटिश सरकार। तो ये 1874 में ये घटना हुई लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय। अब लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के बाद, इसके बाद जो है क्या देखते हैं कि 1875 में, 1875 में क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन इंडिया, है ना। प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के राजकुमार का आगमन, है ना, अराइव्ड ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन इंडिया, कब, 1875 में, जो आगे चलकर किंग एडवर्ड 7 के नाम से जाना जाता है। इसी को जो है क्या बोला जाता है, आगे चलकर इसका क्या नाम पड़ा, किंग एडवर्ड 7, है ना, किंग एडवर्ड 7। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली ने नॉर्थ ब्रुक को 1876 में वापस ब्रिटेन बुला लिया, क्योंकि नॉर्थ ब्रुक ने डिज़राइली के मना करने के बावजूद अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा, जो बेंजामिन डिज़राइली थे, है ना, ब्रिटेन प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली द्वारा 1876 ईस्वी में, कब, 1876 ईस्वी में नॉर्थ ब्रुक को वापस लंदन बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद, बेंजामिन डिज़राइली के
मना करने के बावजूद जो नॉर्थ ब्रुक था वो क्या किया था, अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप कर लिया था। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, है ना। अफगानिस्तान हस्तक्षेप करने के कारण, हस्तक्षेप करने के कारण जो है इसको वापस बुला लिया गया था। तो आज इतना ही देखते हैं प्यारे दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक तक। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वायसराय के बारे में इसी तरह से डिटेल जानकारी लेते चलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं या फिर पुराने हैं तो चैनल का जो वीडियो लिंक है वो शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें प्यारे दोस्तों। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, विनती है, अनुरोध है। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।